नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद आज हिसार में और हिसार में आदमपुर उपचुनाव को लेके बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर संपत सिंह मौजूद हैं, 6 बार के विधायक, 1 बार मंत्री रह चुके हैं, बहुत ही पुराने वरिष्ठ नेता हैं, बड़े दिग्गज नेताओं के साथ ये रह चुके हैं और आज आदमपुर चुनाव को लेके काफ़ी सरगर्मियाँ तेज से मात्र यानी कि 1 महीना रह चुका है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है। आज 3 तारीख है, अगले महीने की 3 तारीख को उपचुनाव हो जाएगा। इसको लेके प्रोफेसर साहब का भी कांग्रेस आला कमान, हर कांग्रेस के नेता या अभिनेता या बड़े नेताओं के मुख से सुना जा रहा है कि प्रोफेसर साहब को आदमपुर से चुनाव लड़ाया जाएगा। और प्रोफेसर साहब वो नेता हैं जो बहुत ही दिग्गज नेता हैं, क्योंकि 6 बार का चुनाव जीतना बहुत टेढ़ी खीर होती है। चुनाव एक बार ही जीतना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जनता भी इतनी समझदार हो चुकी है आजकल, अपना भला बुरा सारा सब कुछ जानती है। तो प्रोफेसर साहब चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये भी इनसे जानेंगे। कुलदीप बिश्नोई अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं, इनके साथी थे और कांग्रेस पार्टी को छोड़ के चले गए हैं। तो वहाँ वो अपनी जगह, अपनी सीट, अपने घर को बचाने में कितने सक्षम हैं प्रोफेसर साहब से ये भी जानेंगे, क्योंकि प्रोफेसर साहब बहुत ही बारीकी से और बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं और बहुत ही नफीकुली आवाज़ में बातचीत करते हैं भाषा में, क्योंकि एक पढ़े लिखे और बहुत अच्छे नेताओं में इनकी गिनती होती है और बड़े से लेकर छोटे नेता तक ये सफ़र यहाँ तक तय कर चुके हैं। क्योंकि 6 बार का विधायक रहना बड़ी मुश्किल है, 1 बार विधायक जीतना ही मुश्किल का काम है। प्रोफेसर साहब, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले बातचीत कुलदीप बिश्नोई को लेकर अक्सर बातचीत होती है, सभी कुलदीप बिश्नोई को, यानी कि आपकी कांग्रेस या फिर चौटाला साहब या फिर जेजेपी जो भी है, आम आदमी, कुलदीप से ही डरे हुए हैं आप सभी, और किसी का नाम नहीं आता फाइट में, खाली कुलदीप पे फोकस रखते हैं हर नेता। जहाँ भी जिसके पास इंटरव्यू करें तो बात कुलदीप की ही निकल के आती है। तो ये क्यों, मतलब कुलदीप को समझते हो आप जिताऊ कैंडिडेट है या फिर टक्कर देगा वो वहाँ? ऐसा है, कुलदीप क्योंकि वहाँ से सिटिंग एमएलए था और उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है, स्वाभाविक है, इसलिए चर्चा में है। और दूसरी बात यह है कि 1968 से ये सीट जो है चौधरी भजनलाल परिवार के साथ रही है, तो स्वाभाविक है चर्चा करना तो ज़रूरी है और वो चर्चा में रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बाई इलेक्शन अलग ही किस्म का होगा। यहाँ इस बार नए काम होने वाले हैं। नया काम ये होने वाला है कि पहली बार चौधरी भजनलाल परिवार से ये सीट अलग जाएगी, कांग्रेस पार्टी को मिलेगी, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई अब तक जीतते रहे हैं, एक बार को छोड़कर हजका पार्टी को, बाकी कांग्रेस पार्टी से ही जो भजनलाल जी बनते रहे, कांग्रेस पार्टी से ही कुलदीप बिश्नोई बनते रहेंगे, इसलिए वो चुनाव कांग्रेस पार्टी का चुनाव होता था। इस बार बीजेपी में आए हैं और बीजेपी से चुनाव अब ये नहीं मालूम, अब तक तो ये नहीं पता है कुलदीप बिश्नोई चुनाव लड़ेंगे या उनका बेटा लड़ेगा या कोई और लड़ेगा। पहले इनके पास साथ एक सीएम का टैग लगा होता था कि मैं सीएम बनूंगा। कांग्रेस पार्टी में इनके फादर का बहुत ऊंची स्थान था, उनको मिला हुआ, बहुत साल मुख्यमंत्री रहे थे और जितने भी सीनियर लीडर्स थे उनके साथ उन्होंने काम किया। इस वजह से कांग्रेस में एक बहुत बड़ा कद चौधरी भजनलाल का था, तो वो पक्की बात हुआ करती थी कि यहाँ से सीट चुनाव लड़ेगा तो सिर्फ भजनलाल का परिवार लड़ेगा, इसलिए दूसरा आदमी कोई कांग्रेस पार्टी में सोच ही नहीं सकता था चुनाव लड़ने की। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कुलदीप बिश्नोई का मुख्यमंत्री का टैग तो हट गया। पहले तो ये वर्किंग कमेटी में भी कांग्रेस में और सीनियर जगह भी कांग्रेस में काम करते रहे, मिलती रही, उनको पोजीशन मिलती रही है, लेकिन आज बीजेपी में इनके पास कोई पोजीशन नहीं है। इसलिए इनको ये पहली बार बीजेपी के अंदर एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी कि कैंडिडेचर के लिए, कि चुनाव के लिए टिकट दी जाए। तो पहली बार तो ये टिकट मांगने जाएंगे। ऐसी स्थिति कुलदीप बिश्नोई के साथ पहली बार हो रही है, आज तक ऐसी बात नहीं हुई। पार्टी टिकट दे दिया करती थी, क्योंकि कांग्रेस में इनका एक बहुत बड़ा स्थान जो है ना ऊपर तो भजनलाल की वजह से बना हुआ था। हालांकि खुद राजनीति में कोई लंबी चौड़े नहीं है रहे, ये राजनीति में तो सिर्फ चुनावी आदमी रहे हैं, 5 साल में आते हैं, चुनाव लड़ जाते हैं और जो भजनलाल के नाम पर जीत जाते थे। वैसे तो पार्लियामेंट के चुनाव में इनका बेटा लड़ा था, जब तो बुरी तरह से जमान जब्त भी आदमपुर में हो गई थी, लेकिन ज़्यादातर तकरीबन कांग्रेस के नाम पर ये जीतते रहे थे। और अब पहली बार इनको
बीजेपी कैंडिडेट के रूप में लोगों को फेस करना पड़ेगा। तब जो आटे दाल का भाव जो है इनको नज़र आ जाएगा। और इसलिए कोई ये नहीं है कि डरे हुए हैं, कोई डरे हुए वाली बात नहीं है। सोच ही रखा है, अभी सीट यहाँ ये थे, सिटिंग एमएलए थे, इसलिए चुनाव बीजेपी इनको लड़ाएगी, लेकिन कोई गारंटी नहीं है इनको लड़ाएगी। कोई और भी कैंडिडेट आ सकते हैं कल को। तो पहली बार ये कांग्रेस बीजेपी में टिकट मांगने के लिए जाएंगे, तब पता लगेगा कि बीजेपी टिकट इनको देती है या इनके बेटे को देती है या इनको नहीं देती है। तो आज वो इशू है ही नहीं, कुलदीप बिश्नोई कोई इशू नहीं है, क्योंकि आदमपुर से कोई वास्ता उनका रहा नहीं है। प्रोफेसर साहब, आप बड़ी नज़दीक से आपने राजनीति देखी है, तो आदमपुर से पहली बार प्रोफेसर संपत सिंह जी कह रहे हैं कि अब की बार बिगर कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई मैदान में उतरेंगे और उनको नून मिर्च आटा का भाव का पता चल जाएगा कि चुनाव किस तरीके से लड़े जाते हैं। पहली बार बिगर कांग्रेस की छत्र छाया में चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब की बार उनको जीत के यानी कि दिखाना होगा कि वो जीत सकते नहीं जीत सकते, क्योंकि आज तक कांग्रेस का उनके सिर पे हाथ रहा है। प्रोफेसर साहब ने ये कह रहे हैं। प्रोफेसर साहब चलो मान लेते हैं कुलदीप बिश्नोई तो और कोई सही, लेकिन आप भी तो बीजेपी में चले गए थे, फिर क्या 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 वजह रही, क्यों चले गए? मेरी वजह स्पष्ट है। मैं कुलदीप बिश्नोई की वजह से मुझे जाना पड़ गया था कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी, सारी कांग्रेस पार्टी का नुकसान ही पिछली बार कुलदीप बिश्नोई ने किया था। इनकी बता रहा हूँ ना कि चौबजनाल की वजह से इनकी पहुँच ऊपर बढ़ गई थी, और ऊपर बढ़ने की वजह से हिसार ज़िले की तो सारी की सारी सीटें ख़राब कर दी थी इन्हें, और ऐसे ऐसे लोगों को टिकटें दिलवा दी थी जिनको 2-2, 3-3 हज़ार वोट मिले थे। बीजेपी से मिल के चुनाव ये लड़ रहे थे, तो इसलिए हिसार ज़िले की कम से कम 6 सीटें कांग्रेस की चली गई थी, वरना कांग्रेस की सरकार बनती। अगर कुलदीप बिश्नोई के कहने से टिकटें ना दी जाती तो कांग्रेस की सरकार बननी थी। मेरी सीट की बात भी थी, बरवाड़ा सीट की बात भी थी, उकलाने की भी थी, हिसार की भी थी, आंसी की सीट भी थी, सारी सीटें आने वाली सीट थी। इसने कुलदीप बिश्नोई ने सारी सीटें ख़राब की थी। उसके रिएक्शन में मैं बीजेपी में गया था, चुनाव के लिए गया था। चुनाव के बाद मैंने अपने आप को तटस्थ बना लिया था और किसानों के मुद्दे को उठाता रहा था। जब किसान मूवमेंट चली और किसान 1 साल तक दिल्ली के चारों तरफ बैठे रहे, तो उस टाइम मैं किसानों के साथ था। मेरा बेटा तो खुद वहाँ ट्रैक्टर लेके भी गया था, काफ़ी लोगों को वहाँ धरने पर ही कई दिन तक रहा था वहाँ। तो इसलिए मैं तो तटस्थ बना हुआ था, बीजेपी में एक किस्म का नहीं था। और जिस दिन कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़ के चले गए, उस दिन इस कांग्रेस छोड़े के आगे कांग्रेस को धोखा करके गए हैं। एकदम राज्यसभा की सीट कांग्रेस पार्टी की आनी थी। इखलाक नहीं कहता था उनको कि कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर आप चुनाव लड़े हो, कांग्रेस पार्टी की वजह से आप जीते हो, और जीतने के बाद आप जो है बीजेपी के राज्यसभा कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी करके वो कांग्रेस छोड़ के चले गए थे। उन हालातों में मेरे लिए स्वाभाविक है, मेरा तो कांग्रेस पार्टी से जाने का कारण ही कुलदीप बिश्नोई बना था, और वो कारण ख़त्म हो गया तो मैं कांग्रेस पार्टी में विधिवत रूप से वापस आ गया था। तो आप मानते हैं 6 सीटें कांग्रेस की आती अगर कुलदीप बिश्नोई इंटरफेयर नहीं करते, तो आप ये भी मानते हैं राजा घरानाओं की आज भी सब पार्टियों में चलती और पहले भी चलती थी? क्योंकि अगर कुलदीप बिश्नोई 6 टिकट कटवा सकते हैं, खुद अपना चुनाव लड़ सकते हैं 6 टिकटों को खुद मुक्त करवा के, और वो भी आप जैसे इतने दिग्गज नेता के टिकट कटवा सकते हैं, तो 6 बार विधायक, 1 बार मंत्री रह चुके हैं, तो ये तो आप सही मानते हैं कि राजघरानों का हमेशा दबदबा हर पार्टी में रहा है? बिल्कुल रहा है, दबदबा रहा है, और यही चीज़ें आम आदमी को नुकसानदायक होती है। आम आदमी के लिए नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन लोग मारे जाते हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार आती तो आज ये बीजेपी ने जैसे 3 साल में हरियाणा प्रदेश का हालात किए हैं, वो हालात ऐसे ना बनते। आज बुरे हालात हो रहे हैं प्रदेश के अंदर, महंगाई चरम सीमा पर है। देश में महंगाई है, लेकिन प्रदेश में सबसे ज़्यादा महंगाई है। आज बेरोज़गारी की बात है, बेरोज़गारी हरियाणा प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। और हरियाणा प्रदेश में बेरोज़गारी का मतलब क्या है? जब पर कैपिटा इनकम में हरियाणा प्रदेश 1 नंबर पर हुआ करता था, आज उसी हरियाणा प्रदेश में 37.3% जो है बेरोज़गारी है, जो देश के अंदर 7% है और हमारे यहाँ 37% है। इससे फालतू और हमारी बुरी हालत क्या होगी? प्रोफेसर साहब, अब बात करें हम चुनाव के मुद्दे को लेके। 1 महीना बचा है हाथ से चुनाव का, अभी नाम की घोषणा हुई नहीं है, तो आप भी खास बता रहे हैं। हुड्डा दीपेंद्र के साथ अक्सर देखे जाते हैं, हुड्डा साहब के साथ भी अक्सर देखे जाते हैं, उधर जयप्रकाश भी कहीं न कहीं लेफ़्ट और राइट दिखाई देते हैं। आप
और आप भी दिखाई देते। तो इस पोजीशन में क्या समझें, क्या प्रोफेसर संपत साहब चुनाव लड़ेंगे या फिर कांग्रेस किसी और कैंडिडेट को अब की बार फिर दोबारा से आपको किनारे करके और किसी कैंडिडेट को मौका देने जा रही है? किनारे की बात नहीं है, किनारे की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मेरा सवाल है, ना तो मैंने टिकट मांगी है और ना ही मेरे चुनाव लड़ने की इच्छा है आदमपुर से। मैं तो ये चाहता हूँ पार्टी का जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा उसकी खूब अच्छी मदद करेंगे। मेरा भट्टू हल्का रहा है पहले, और भट्टू हल्के के 18-19 गांव जो है आदमपुर हल्के में आ गए हैं। तो उन गाँवों के अंदर जो है मेरी पहचान जो है पिछले 40 साल से रही है। उस पहचान का फ़ायदा जो भी कांग्रेस का कैंडिडेट होगा उसको मिलेगा। हाँ, कांग्रेस पार्टी टिकट देती है वो एक अलग बात है, लेकिन मैं टिकट कांग्रेस पार्टी से मांगने नहीं जा रहा हूँ, मेरी इच्छा नहीं है, कोई मैं चुनावी कैंडिडेट नहीं हूँ। तो हमारे साथ प्रोफेसर संपत सिंह बने हुए खास बातचीत में। आदमपुर का चुनाव की घंटी बज चुकी है और मतदान की दिमाग की बत्ती भी जल चुकी है, क्योंकि 1 महीने में चुनाव की घोषणा। अभी प्रत्याशी धड़ाधड़ पार्टियां अपना नाम नॉमिनेट करती रहेंगी। तो आज अब की बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इन लोग पार्टी से भी कैंडिडेट होगा, हम आदमी पार्टी से भी होगा, कांग्रेस से भी होगा और बीजेपी से भी होगा। निर्दलीय भी काफ़ी अपने अपनी किस्मत आजमाएंगे। इस बीच प्रोफेसर संपत सिंह भी कहीं ना कहीं 1 नंबर पे कांग्रेस में नाम चल रहा है। ये आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से इनका नाम कांग्रेस की तरफ से घोषणा हो सकती है, क्योंकि ये तो आने वाला अभी समय बताएगा, लेकिन 1 नंबर पे ये चल रहे हैं। प्रोफेसर साहब, चुनाव का समीकरण उतार चढ़ाव सब आपको पता है, क्योंकि 6 चुनाव लड़ चुके हैं। मैं एक बात आपसे और जानना चाहूँगा, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है आपको। जो नेता चुनाव लड़ते हैं और वोट देती है जनता जनार्दन, उनके जो सपोर्टर, उनको प्यार करने वाले, उनका परिवार होता है, वो नेता आगे आके और दल बदलू हो जाते हैं। कभी किसी पार्टी में आप चले जाते हैं, उनकी सरकार बना देते हैं, कभी किसी पार्टी को गिरा देते हैं। तो क्या वो कैंडिडेट अपने आप को ठगा सा महसूस नहीं करते? जो वोट डालने वाले मतदाता हैं वो क्या वो वोट इसलिए देते हैं नेताओं को कि आप आगे जाके बिक जाना? ये कब तक हरासमेंट एक वोटर का होता रहेगा? कब तक जनता इस तरीके से पिस तरीके दुखी होती रहेगी? क्योंकि जो कैंडिडेट होता है वो कभी जनता के बीच जाता नहीं है, कभी उस विधानसभा के लोगों को इकट्ठा नहीं करता कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, दूसरी में जा रहा हूँ, उसकी सरकार बना रहा हूँ। तो ये कहाँ तक जायज़ है? ये आप बहुत पुराने सीनियर हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, ये बहुत ही दुखद पहलू है। चुनाव जीतने के बाद आप अगर पाला बदलते हैं, इससे फालतू दुखद और अविश्वास से और विश्वासघात एक किस्म का जनता के साथ, इससे बड़ा और कोई नहीं हो सकता। और ये परंपरा बहुत चल पड़ी है। कई लोग तो अब तो खैर डर के मारे भी जा रहे हैं, काफ़ी लोग, कोई ईडी का, कोई इनकम टैक्स का, कोई कुछ का। और इसमें से जो ये बाई इलेक्शन हो रहा है, ये भी जो ईडी वगैरह है, इनकम टैक्स वगैरह है, इनका भी इसमें एक रोल हो सकता है। इनके कारण भी शायद जो है ना ये बाई इलेक्शन आया हो। यही पोजीशन आज देश के अंदर चल रही है। लेकिन फिर अगर इतने डरने वाले लोग हैं तो उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, लोगों के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। आप अगर मान लो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पहले जो है ना आप अपनी सीट छोड़ो, और सीट छोड़ने के बाद आप चाहे जा सकते हैं। लेकिन सीट पर बैठे हुए होते हुए और आप अपने उस सीट का जो ताकत है वो दूसरी पार्टी को दे देते हो और अपनी पार्टी के साथ छलावा करते हो, तो बहुत ही ये दुखद है और बहुत ही अफसोसजनक बात है। जैसे आदमपुर में भी ऐसे हुआ था। आदमपुर के अंदर भी कुलदीप बिश्नोई एमएलए रहते हुए वोट दे गए थे बीजेपी पार्टी को राज्यसभा को। वोट देने से पहले रिजाइन कर देते तो ठीक रहता, वोट किसी को ना देते हैं तो भी मान लेते हैं हम कि ठीक है, चलो चुनाव लड़ा था, लोगों ने विश्वास व्यक्त किया था, कांग्रेस पार्टी से इनको जिताया था, तो अब ये जो है ना तटस्थ होने के लिए जो है रिजाइन करने जा रहे हैं और दोबारा जीत कराएंगे। तब अपने वोट का इस्तेमाल जहाँ भी होगा वो अपना कर सकेंगे, क्योंकि उस टाइम वो जनता की राय लेकर आएंगे, मत लेकर आएंगे। जनता ने मत दिया था कांग्रेस के लिए और आप वोट डाल गए बीजेपी के अंदर, तो ये बहुत बड़ा विश्वासघात है। कानून बन रहा है नेताओं के लिए? कानून तो बना हुआ है, लेकिन उस कानून का दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है सभी पार्टियों को। इसके नफ़े और नुकसान हैं, ये अब इस पर रिव्यू करना चाहिए कि इसके अंदर इसको और कैसे मजबूत किया जा सके, ताकि कोई आदमी जीतने के बाद दल ना बदल सके। प्रोफेसर साहब, अच्छी बात बोली। मैं एक बात और जान लेता हूँ। आदमपुर के चुनाव आ चुके हैं, प्रोफेसर संपत सिंह अच्छी तरीके से विभाग तरीके से बातचीत कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, आप भी किसान? मैं किसान हूँ, किसान परिवार किसान के लिया है, घर में किसान परिवार को जन्म लिया है, बहुत छोटे किसान का बेटा हूँ मैं। तो मेरे माँ बाप खेती करते थे और
उन्होंने जो है ना मुझे आज इस लायक बनाया कि पढ़ाया, और उनको एक इस बात का मैं श्रेय देता हूँ कि आज जो कुछ हूँ मैं उनकी वजह से हूँ। प्रोफेसर साहब, हरियाणा में ऐसा कोई नेता नहीं है पक्ष या विपक्ष का, सबका मैं इंटरव्यू करता हूँ टोटली, मुख्यमंत्री तक यानी बीज तक जितने भी बड़े धर्मखा बड़े छोटे नेता हैं। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, सभी नेता कहते हैं, सबसे मैं एक प्रश्न करता हूँ और इसलिए आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि आप बहुत बुद्धिजीवी हैं। सभी नेता कहते हैं हम किसान हैं, जनता के बीच जाते हैं और ताल ठोक के छाती ठोक के कहते हैं मैं किसान हूँ और मैं तुम्हारे साथ से तुम्हारे बीच का हूँ, लेकिन वो किसान वो नेता कहाँ खड़े हैं और किसान वहीं दबता चला गया, ज़मीन आसमान का फ़र्क। तो फिर वो किसान किस तरीके से हो गए, वो नेता समझ में नहीं आई। ये समझ में नहीं आएगी, हमारे भी समझ से बाहर है कि जब वोट की जरूरत पड़ती है जो तो किसान बन जाते हैं, और जब सेवा करने का मौका आता है तो किसान का नाम ही नहीं लेते हैं और किसान उनको याद ही नहीं रहता है। इस तरह की राजनीति करने वाले लोगों की संख्या दिन दिन बढ़ती जा रही है, चिंता का विषय है। आज इस तरह की राजनीति के अंदर बहुत बड़ा रोल, पैसे का रोल भी आ गया है, घर परिवार का रोल भी आ गया है, कई चीज़ों का रोल इसमें आ गया है। तो वो बात नहीं रही पहले वाली बात कि सिद्धांत पर लोग चलते थे। किसान है तो किसान की बात कर कर आपको जीत कर आप वोट लेकर आते हो। सवाल अकेला किसान परिवार में जन्म लेने की बात नहीं है। आप किसान परिवार का नाम लेकर और वोट लेकर आते हो तो उसके साथ छलावा नहीं करना चाहिए, और उसके साथ ये धोखा होता है किसान के साथ, जैसे अब हो रहा है। इसी आदमपुर का ले लीजिए, हर ज़िले के अंदर हर तहसील के अंदर मुआवजा बढ़ चुका है, लेकिन आदमपुर हल्का ऐसा है जिसमें 2 तहसीलें हैं। बालसुमंद तहसील के में गाँव आते हैं और इसी तरह से आदमपुर तहसील में भी गाँव आते हैं। मुआवजा अब तक 2020 का भी लोगों को नहीं मिला है। खराबे का जो फसलें नष्ट हुई थी, बेमौसमी बरसात की वजह से हुई थी, बीमारी की वजह से हुई थी, उनका घोषणाएँ हो चुकी है, इतना पैसा आ गया, ये दे दिया जाएगा, वो दे दिया जाएगा। 2020 का नहीं मिला, 2021 का नहीं मिला, और 2022 में फसलें जो है नष्ट हो चुकी है। नाम लेके किसान का सारे, क्योंकि मेजॉरिटी थोड़ा सा हिस्सा छोटा सा मंडी आदमपुर है, वो भी किसानों पर निर्भर करती है। तो सारा का सारा वो वोट बैंक जो किसान का ही है। किसान का वोट बैंक लेकर आप आगे बढ़े और किसान की आप कोई सुध ही नहीं ले रहे हो, चुनाव आपके सर पर आ रहा है तो भी सुध नहीं ले रहे हो, तो बिना चुनाव तो आप लोगों की क्या परवाह करेंगे। तो ये जो एक किस्म का लोगों के साथ विश्वासघात है, ये नहीं होना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि ये बढ़ता जा रहा है, घटता नहीं है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि हर नेता किसान का नाम लेता है, क्योंकि किसान के वोट हैं, 70% वोट जो है किसान के हैं। इसलिए बड़ी बड़ी बातें करेंगे, भाषण देंगे, लच्छेदार चीज़ें कहेंगे किसानों के बारे में, तालियां बजवाएंगे, उस टाइम किसानों में उत्साह पैदा करने की कोशिश करेंगे ताकि वोट बैंक जो है ना उनकी तरफ डाइवर्ट हो जाए। लेकिन बाद में किसान का नाम, इस बात के लिए किसान को भी सोचना पड़ेगा कि तुम्हारा जो है असली मायने में, जैसे सर छोटराम ने कहा था कि तुम्हारा दोस्त कौन है, तुम्हारा दुश्मन कौन है, उसको पहचान लो। तो वो भी पहचानना पड़ेगा। बहुत मार खा ली है किसान ने, अगर इसी तरह मार किसान खाता रहा तो किसान के और बदतर हालात हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है इन चीज़ों को समझने के लिए कि उनका मित्र कौन है, उनका शत्रु कौन है, और जो उनके हक़ की बात करता है, हक़ के लिए काम करता है, हक़ पर सच्चाई पर उतरता है, उसको बार बार उसे झूठे आश्वासनों पर उसको जो है जिताने की ज़रूरत नहीं है, बार बार उस पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आदमियों को टोटली नकार देना चाहिए। अगर जो किसान के हित की बात करेगा और उसके साथ किसान के हित के लिए काम करेगा तो उसी को जो है ना किसानों को अडॉप्ट करना चाहिए। प्रोफेसर साहब, अभी सोनाली फोगाट की बातचीत करें, उनकी जगह उनकी बहन चुनाव मैदान में उतर रही है, अभी बातचीत चल रही है, चर्चा है गर्म, तो क्या रिएक्शन है? क्या चुनाव का कुछ काफ़ी असर पड़ने वाला है? क्योंकि सोनाली की जगह क्या उनकी बहन ले सकती हैं आपके नज़रिए से? और जनता जनार्दन क्या सोनाली की जगह उनको चाहेगी, क्या उनका सपोर्ट करेगी? देखिए, इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। वो बहुत ही दुखद घटना हुई है। सोनाली फोगाट जो है एक आर्टिस्ट थी, एक कलाकार भी थी, और राजनीति के अंदर भी अपना एक स्थान उसने बना लिया था। और ये जिस तरह से जो प्रकरण हुआ सारा का सारा, ये बहुत ही मतलब दुखदाई है। और इस दुखदाई बात के लिए उसके परिवार के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि परिवार संकट में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी खास करके बेटी ज़्यादा संकट के अंदर है। तो वो आगे क्या नीति अपनाते हैं, क्या नहीं नीति अपनाते हैं, वो अलग बात है। चुनाव अलग चीज़ है, ये घटना अलग चीज़ है। घटना जो है ये बहुत ही
मतलब निंदनीय घटना हुई है, बहुत ही दुखदायी घटना हुई है। मैं तो जब ये घटना हो गई थी उसके बाद उसके परिवार से मिलने के लिए भी गया था, दाह संस्कार पर भी उनके गया था, बाद में उनको शोक अर्पित करने के लिए भी गया था और हमने ये कहा था कि भाई दुखद घटना में हम आपके साथ खड़े हैं। राजनीति एक अलग है, राजनीति में वो परिवार क्या करता है क्या नहीं करता है, ये तो खाप पंचायतों ने भी कह दिया था कि हम जहाँ तक आपका सामाजिक मामला है, जहाँ तक आपका दुख है, आपकी तकलीफ, उसके लिए आपके साथ खाप पंचायतें खड़ी है। लेकिन जहाँ तक राजनीति की बात है वो एक अलग इशू आएगा, चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, क्या करेंगे, वो उनके परिवार को फैसला करना है, उनका अपना फैसला होगा। सोनाली आज दुनिया में नहीं रही है, ये दुखद घटना है। प्रोफेसर साहब, अभी चुनाव आ ही चुके हैं लगभग, तो आप किस कदर देख सकते हो पलड़ा कांग्रेस का भारी रहेगा, क्योंकि आप बहुत पुराने एक धुरंधर हैं राजनीति के, तो अभी क्या तस्वीर दिखाई दे रही है? कई पार्टियां हैं और सभी अपना दावा कर रही हैं और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं कई धड़ों में बटी हुई है फिलहाल। कहीं सैलजा, कहीं किरण ग्रुप है, कहीं हुड्डा ग्रुप है, कहीं सुरजेवाला ग्रुप है, कई ग्रुप बने हुए हैं। तो इन ग्रुपों में कहीं ना कहीं उलझ के, जैसे आपका अभी ऐलनाबाद का चुनाव का अभी आपने देखा होगा क्या नतीजा निकला, बीच में ही फाइट छोड़ के आपके कैंडिडेट कहीं खुर्द मुर्द हो गए और कहीं न कहीं कई बड़े बड़े नेताओं ने सपोर्ट नहीं करी वहाँ जाके। तो ऐसा माहौल यहाँ अगर बनता है तो किस तरीके से नहीं? पर में ऐसा माहौल नहीं होगा। आज कांग्रेस पार्टी एकजुट है, कोई आपस में मतभेद नहीं है। सभी लोग, जैसे मीटिंगें वगैरह हो रही है, सभी लोग उन मीटिंगों में जा रहे हैं, आ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली मीटिंग होती है, चाहे वो चंडीगढ़ मीटिंग होती है और चाहे लोकल लेवल पर मीटिंग होती है, हिसार के लेवल पर भी मीटिंग होती है। यहाँ भी हमारे पार्टी के प्रधान आए थे, उस टाइम कोई ग्रुप नहीं था, सभी लोग हाजिर थे उसके अंदर। तो आदमपुर चुनाव जो है पार्टी इकट्ठा हो गई, एकजुट हो गई, पार्टी चुनाव लड़ेगी और 100% मुझे तसल्ली है कि कांग्रेस की ये परंपरागत सीट रही है तो कांग्रेस सीट को रिटेन करेगी और पहली बार जो है ना बिना भजनलाल के परिवार के कांग्रेस पार्टी जीत कर यहाँ से आएगी। तो सर भजनलाल की बातचीत करें, आपने कहा ईडी का डर है, बीजेपी ईडी का छापा वगैरह कई लोग डर रहे हैं, तो ईडी के छापे तो ईसीआई वगैरह के छापे तो आपके तो चौधरी भजनलाल ने जब सीएम थे उस समय कई जगह आपके ऊपर रेड वगैरह डलवाई, तो आप उस समय डरे नहीं और आप बीजेपी से भी नहीं डरते आप? ऐसा है, देखिए, मैं जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं अकेला राजनीति के अंदर आदमी होगा, मतलब मैं ये बड़ी बात नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर भी जिस आदमी ने केस दर्ज होने के बाद में और 29 जगह छापे पड़े थे और सभी जगह डीएसपी लेवल के आदमी गए थे, क्योंकि मैं कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक का था, अपोजिशन लीडर था और विधानसभा में हमारी काफ़ी टकराव हुआ था। उसके बाद जो भजनलाल जी ने 1993 में जनवरी के महीने में छापे डलवाए गए थे, तो मैंने एफआईआर दर्ज भी हो गई, छापे पड़ गए, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद जमानत नहीं करवाई थी। जब चलान पुटअप किए गए तो 3 साल बाद, तब चलान पुटअप किए गए, चलान के साथ जमानत हुई थी, उससे पहले मैंने कोई जमानत नहीं कराई। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरे में कितनी हिम्मत थी और मैं किस सोच का आदमी था। मैंने कह दिया, तो उसी टाइम कह दिया था कि अगर मेरे खिलाफ कोई भी बात सबूत साबित होता है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा, और वो बात सच निकली कि मैं बाकायदा इज्जत से बाईबरी होकर आया था सेशन कोर्ट से, और उसके बाद हाई कोर्ट में भी अपना कंप्लेंट चला गया था, वहाँ भी बाकायदा बाइज्जत बरी होकर आया था। तो इसलिए डरने की किस बात की है? डर तो वो होता है जिस आदमी के अंदर कोई कमज़ोरी हो। मैंने एक ईमानदारी की राजनीति की है और मेरे पास राजनीति का यही आधार है, एक ईमानदारी की राजनीति करना, एक स्वच्छ वर्ण छवि को बनाए रखना। ये इतने लंबे पीरियड तक जो है ना कोई आसान बात नहीं। मैं मानता हूँ मुझे बहुत कष्ट भुगतने पड़े, मुझे बहुत तकलीफ़ें हुई, इससे फालतू क्या तकलीफ़ हो गई कि मेरे साधारण से परिवारों के घरों पर छापे मारे गए। तो जिन लोगों ने कभी पुलिस नहीं देखी थी उनके घर में सैकड़ों पुलिस के लोग गए, एडिशनल एसपी लेवल के या डीएसपी लेवल के लोग गए थे। तो ये बहुत बड़ी घटना हुई थी मेरे लिए, लेकिन क्योंकि स्वाभाविक है, हम सारे लोग जो है ना साधारण परिवारों से थे, मेरे रिश्तेदार भी साधारण थे, मेरे मित्र दोस्त भी साधारण थे, जहाँ छापे पड़े थे वो भी साधारण परिवार थे, तो उनको इस बात का कोई खौफ ही नहीं था, कि इस बात का कोई डर ही नहीं था, कुछ ऐसा कर भी नहीं रखा था जैसे कि आज है। आज किसी को लुकआउट का नोटिस जारी हो रहा है, किसी के पासपोर्ट जब्त हो रहे हैं और उसके बाद वो डर के पार्टियाँ बदलते जा रहे हैं। तो वो मैंने तो सारे दौर देख लिए हैं, लेकिन कभी राजनीति में रहकर जो है ना कभी घबराया नहीं, कभी डरा नहीं। जो कुछ होगा देखा, परमात्मा पर देखा, अपने कर्मों पर विश्वास रखता था कि जब तुमने जो कोई ऐसा काम किया ही नहीं है तो डर किस बात का है। प्रोफेसर साहब,
जनता जनार्दन भारत के देख रही, हरियाणा के लोग देख रहे हैं आपको। मैं कुछ और जानना चाहता हूँ, सभी नेता चुनाव जीतते हैं, जैसे आप भी 6 बार एमएलए रह चुके हैं, 1 बार मंत्री रह चुके हैं, फिर अब भी आपकी ख्वाहिश है चुनाव लड़ने की। आपने कहा मेरी कोई इच्छा नहीं होगी, पार्टी कहेगी तो देख लेंगे, लेकिन फिर वो अपने प्यारा प्यारा परिवार, अपने बेटों को प्रमोट करने लग जाते हैं राजनीति में। और बहुत कार्यकर्ता ऐसे हैं, बीजेपी में लगा लो, कांग्रेस में लगा लो, आम आदमी में, चौटाला परिवार के अंदर। तो इसमें बहुत ऐसे कार्यकर्ता हैं जो 40-40 साल से दरिया बिछा रहे हैं आप लोगों की, और बेचारों उनका आज तक नसीब नहीं हो पाया। कहीं न कहीं उनकी बड़ी इच्छा होती है कि कभी हम भी दरी बिछाना छोड़ेंगे, कभी हम भी बड़ी चेयर पे बैठेंगे, कभी हम भी चुनाव लड़ पाएंगे। लेकिन सभी पार्टियों के एक ही ठर रहा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। आज 2 पार्टियां सबसे बड़ी हैं, बाकी तो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। सबका एक ही पैटर्न है, मैं, मेरे बाद मेरा बेटा, मेरे बेटे के बाद मेरा पोता। तो ये पैटर्न कहाँ तक जायज़ है, समझ में नहीं आया। क्योंकि उन लोगों को भी कभी तो मौका मिलना चाहिए जो पीछे बैठे हैं दरी बिछाने वाले, वो आस में बैठे हैं 40 साल से। देखिए, जहाँ तक दरी बिछाने का टाइम तो वो तो निकल गया घर में। वो पहले होता था, हमारे टाइम होता था दरी बिछाने वाला टाइम। आज दरी बिछाने वाले नहीं रहे हैं। आज जो भी पार्टी के अंदर काम करता है वो अपने आप को जो है ना एक नेता मान के चलता है, अपने आप को कैंडिडेट मान के चलता है। और जहाँ तक बेटे और पोतों का सवाल है, देखिए स्वाभाविक है, एक आप कोई काम कर रहे हो तो आपका परिवार आपके साथ लग रहा है, उनकी इच्छाएं बढ़ना स्वाभाविक है, वो इच्छाएं बढ़ती हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि इन इच्छाओं को जहाँ तक आपका अगर योग्य है तो ठीक है, वो राजनीति में आए, चाहे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन योग्य अयोग्य कुछ नहीं देखते आप और सारा परिवार को फैलाते रहते हो, वो बिल्कुल गलत परंपरा है। आप हो राजनीति के अंदर, अगर आप राजनीति के अंदर हैं और आपका बेटा आपको राजनीति में आना चाहता है तो आपको थोड़ा सा किनारा कर लेना चाहिए उसके बाद में, फिर वो चाहे आ जाए चाहे। लेकिन ये नहीं है कि आप भी आ रहे हो, आपका बेटा भी आ रहा है, आपका भाई भी आ रहा है, आपका भतीजा भी आ रहा है, आपका पोता भी आ रहा है। ये जो इस किस्म की राजनीति हो रही है, कई पार्टियां करती है, तो ये मैं मानता हूं कि लोगों के लिए घातक है, लोगों के लिए नुकसानदायक है, दूसरों का रास्ता बंद करने वाली बात होती है। और लेकिन कोई बेटा राजनीति में आना ये कोई बुराई नहीं है। कई बार क्या होता है, कोई सेंट्रल पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई स्टेट की पॉलिटिक्स कर रहा है, तो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब सारा परिवार ही आ जाता है, वो गलत है। प्रोफेसर साहब, क्या आदमपुर में कई आपकी सभाएं हो चुकी होंगी, तूफानी दौरे कर भी रहे होंगे आप अभी, आपकी पार्टी के और नेता आप, तो कैसा रिस्पॉन्स जनता जनार्दन से मिल रहा है? अभी तो आपके गांव भी आदमपुर में मिल चुके हैं। तूफानी दौरा नहीं, पहले एक तो यात्रा निकली थी, तिरंगा यात्रा, वो तो दीपेंद्र हुड्डा मेंबर पार्लियामेंट आए थे और बालसमुंद, बानरेडी, बुढ़ाक 3 गाँव की यात्रा की थी उन्होंने। और उसके बाद जब आदमपुर हल्के के अंदर ये स्कूल बंद किए गए थे, 4-5-6 जगह तो धरने चल रहे थे। कैरमपुर गांव के अंदर धरना चल रहा था, इसी तरह से रानी मोहब्बतपुर में धरना चल रहा था, चूड़ी कलां के अंदर धरना चल रहा था, चूड़ी बागड़ियाँ के अंदर धरने चल रहे थे। ये जब धरने चल रहे थे तब भी जो है दीपेंद्र हुड्डा और बाकी सभी पार्टी के और नेतागण जो है गए थे, उन धरनों के ऊपर गए थे। और बाद में कुछ प्रोग्राम जो है लोगों ने पार्टी ज्वाइन की थी, उस टाइम भी हुए हैं। कईयों ने चंडीगढ़ ज्वाइन की थी, कईयों ने आदमपुर ज्वाइनिंग की थी। बड़ी बम्पर ज्वाइनिंग कांग्रेस पार्टी में बीजेपी की जो कुलदीप के साथ पुराने लोग थे वो छोड़कर आकर और कांग्रेस पार्टी उन लोगों ने ज्वाइन की है। तो इस तरह से वो दौरे उस नाते बन गए थे। कोई तूफ़ानी टाइप का दौरा नहीं किया था, ऐसी कोई बात नहीं कि तूफ़ानी दौरे तो अब चलेंगे। चुनाव की अब विधिवत घोषणा हुई है और उसके बाद कैंडिडेट की कब तक हो जाएगी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन टाइम समय पर हो जाएगी। इसकी पार्टी हाईकमांड फैसला करेगी। राष्ट्रीय पार्टी है, स्टेट हाईकमांड और राष्ट्रीय हाईकमांड मिलके जो है कैंडिडेट करेगी। और स्वाभाविक है, इस कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को बहुत सीरियसली ले रही है और इसके साथ चिंतन और मनन करके कैंडिडेट दिया जाएगा ताकि वो कैंडिडेट जीत के आ सके और पार्टी का एक एमएलए बढ़े और कांग्रेस पार्टी अपनी सीट को रिटेन कर पाए। इस नज़रिए से कैंडिडेट उतारा जाएगा। जी, प्रोफेसर साहब से बातचीत की, हमें बहुत अच्छा लगा, आपने हमने कीमती समय दिया। और अभी आदमपुर चुनाव में हम रेगुलर आपके साथ रहेंगे और आपसे मिलते रहेंगे। वहाँ पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ ये प्रोफेसर संपत सिंह बने होते खास बातचीत में। बड़े कद्दावर नेता, 6 बार के विधायक और 1 बार मंत्री रह चुके हैं और कहते हैं कि अब की बार कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है और हमारी जीत आदमपुर से पक्की है और हम कई सभाएं कर भी चुके हैं। वो हमारा ख़राब दौर था कुलदीप बिश्नोई की वजह से,
पार्टी छोड़ के बीजेपी में कुछ दिन के लिए मन मार के जाना पड़ा। के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।